आज की क्लास में पहली परिभाषा सहसमुच्चय। सहसमुच्चय क्या होता है? एच जी का उपग्रुप दिया हुआ है और जी में कोई अवयव ए है, तो ए एच जिसमें अवयव ए एच रूप में होंगे। ए तो जी का अवयव है ही है और एच एच का अवयव है, तो ये हमने वाम साइड में लगाई, इसलिए ये क्या है? वाम सहसमुच्चय। और ए हमने दक्षिण साइड में लगाया, तो ये है दक्षिण सहसमुच्चय। अगर गुणन संक्रिया है तो ये रूप होगा, अगर योग संक्रिया दी हुई है तो एच प्लस ए और ए प्लस एच, यानी ये भी क्या है? दक्षिण और वाम सहसमुच्चय। यानी हमें क्या करना है? जी के अवयव लेते जाने हैं और एच के आगे और पीछे लगाने हैं, तो ये क्या है? सहसमुच्चय। अगर दोनों सहसमुच्चय विद्यमान है, वाम और दक्षिण, तो उन्हें सहसमुच्चय कहा जाता है। इन दोनों का बराबर होना जरूरी नहीं है, हम बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आबेली ग्रुप दिया हुआ हो, क्रम विनिमय ग्रुप दिया हुआ हो, तो दोनों बराबर ही होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जी बराबर जेड प्लस है और एच बराबर 2z दिया हुआ है। 2z का मतलब जेड के अवयव को 2 से गुणा कर दो, तो इस प्रकार के अवयव आ जाएंगे, क्योंकि जेड का मान क्या होता है? 0 1 2 3 4 और इधर माइनस में होता है, तो मैंने ये प्लस माइनस की फॉर्म में लिख दिया 2 से गुणा करके। अब हम क्या करेंगे? प्लस संक्रिया दी हुई है तो जी के अवयव लेंगे और एच में जोड़ते जाएंगे, क्योंकि योग संक्रिया दी हुई है। तो जी का अवयव लिया हमने 0, तो 0 जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, वापस एच ही आ जाएगा। फिर हम क्या लेंगे? जी में से अवयव लेंगे 1, क्योंकि जेड में 1 भी है, 1 जोड़ा, ये आ गया। फिर हमने लिया 2 जोड़ने पर हम जैसे 2 जोड़ेंगे तो वापस क्या आ रहा है? एच का एच ही आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं? 2 ले रहे हैं, पहले हमने 1 ले लिया, 0 ले लिया, अब 2 ले रहे हैं। जैसे हम इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस लेंगे तो 4 बन जाएगा, प्लस लेंगे तो 6 बन जाएगा, माइनस लेंगे तो 2 4 ऐसे बन जाएंगे। तो इसका मतलब वापस क्या आ रहा है? सेम टू सेम वापस एच ही आ रहा है। इसका मतलब ये वापस यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो पहले एच आया, फिर एच प्लस 1 आया, फिर एच प्लस 2 वापस एच आ गया, फिर एच प्लस 3 वापस एच प्लस 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 ही प्रकार के बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो एच और एक एच प्लस 1। इसमें 2 विभिन्न सहसमुच्चय, एच और एच प्लस 1। कुछ नहीं करना है, जी के अवयव लेते जाने हैं। जी में अवयव जेड है, जेड में 0 1 2 3 4 और माइनस वाले हैं, वो अवयव लेते जाने हैं, इसमें जोड़ते जाने हैं। जैसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ ये वापस रिपीट हो रहा है, तो हमें वापस आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी ध्यान रखना है कि 2z है तो 2 सहसमुच्चय आ जाएंगे, 3z होगा तो 3 सहसमुच्चय आ जाएंगे, 4 होगा तो 4 सहसमुच्चय आ जाएंगे। आगे वाला प्रमेय क्या है? यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो, ये तो हमें दिया हुआ है, और A अगर G का अवयव है तो AH में A विद्यमान होगा और HA में भी A विद्यमान होगा। तो ये तो साफ ही दिख रहा है कि AH में A तो होगा ही और HA में भी A होगा ही, क्योंकि अवयव ही इसी फॉर्म में बन रहे हैं। अगर BH है तो B होगा, H भी है तो B होगा। जो हमें पीछे दिया हुआ है वो अवयव, आगे पीछे दिए हुए वो अवयव तो इसमें होंगे ही। आगे वाला प्रमेय क्या है? यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो, ये हमें दिया हुआ है, तो H G के सभी वाम सहसमुच्चयों या दक्षिण सहसमुच्चयों के संघ के बराबर होता है। यानी H G का उपग्रुप तो है ही है, और हमने जितने भी सहसमुच्चय निकाले हैं, चाहे वाम निकाले हैं चाहे दक्षिण निकाले, अगर उनका संघ बना दे तो पूरा जी आ जाएगा। जैसे ये उदाहरण था, H और H प्लस 1 2 ही सहसमुच्चय आए थे, इन दोनों को वापस मिला दो, पूरा जी बन जाएगा। क्योंकि इसमें 0 2 4 6 ये, इसमें 1 2 3 4 ये, तो मिलेंगे तो जेड ही बनेगा, नॉर्मल प्रमेय। इसी प्रकार आगे क्या है कि AH की कोटि निकाले, चाहे H की कोटि निकाले, चाहे HA की कोटि निकाले, तीनों बराबर रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गुणा हुआ है, संख्या चेंज नहीं हुई है। संख्या जो दी हुई है वो गुणा करने पर उनकी संख्या तो इतनी रहेगी, अवयव है वो ऐसे गुणा हो रहा है, इसका मतलब अवयवों की संख्या तो उतनी रहेगी, अवयवों की संख्या चेंज नहीं होगी। अवयव जरूर चेंज हो सकते हैं, तो कोटि क्या होती है? जितने अवयव हैं, तो इसमें जितने अवयव होंगे उतने अवयव इसमें होंगे, उतने अवयव इसमें होंगे। अवयव तो अवयवों की संख्या चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इनकी कोटि बराबर होगी। किसी उपग्रुप के कोई 2 वाम सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं। कोई भी उपग्रुप है, कोई भी उपग्रुप हमें दिया हुआ है, चाहे H हो चाहे कोई भी हो, तो उसके कोई भी 2 वाम सहसमुच्चय ले लें अगर, तो या तो वो पूरे बराबर होंगे
या वो पूरे पूरे क्या होंगे, अलग होंगे। ये परमे इन्हें से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे क्या है, लांगराज परमे, वेरी इंपॉर्टेंट परमे। किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि का क्या होती है, भाजक होती है। उपग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि का क्या होती है, भाजक होती है, यानी पूरा पूरा भाग जाता है। ये सीधा परमे भी पूछ लेता है सत्य असत्य वाले कथन में, यह पूछ लेता है ये लांगराज परमे का कथन कौन सा है। आगे क्या है, अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप चक्रीय होता है। अगर अभाज्य कोटि का कोई भी ग्रुप दिया हुआ हो तो वो हमेशा चक्रीय होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि अभाज्य कोटि का प्रत्येक ग्रुप आबेली भी होता है। उपग्रुप का सूचकांक क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक प्रश्न आता है। एच जी का उपग्रुप दिया हुआ है तो जी में एच के विभिन्न वाम या दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या, जितने भी सहसमुच्चय निकल रहे उनकी संख्या क्या कहलाती है, उपग्रुप का सूचकांक कहलाती है। जैसे हमने पीछे किया था, अभी 2z में 2 आए थे, इसका मतलब सूचकांक कितना है, 2। और एक हम सीधा सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, जी अनुपात एच का मतलब क्या है, सूचकांक है, एच का जी में सूचकांक। तो ऑर्डर ऑफ जी बटा ऑर्डर ऑफ एच, ये सूत्र से भी हम सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये उदाहरण है, मान लो एच बराबर 1 और -1 दिया हुआ है, जी बराबर 1 -1 आयोटा -आयोटा दिया हुआ है। तो इसमें कितनी संख्या है, 4, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी होगी, 4। इसमें कितनी संख्या है, 2, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी होगी, 2। तो भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 2। इसका मतलब इसमें विभिन्न सहसमुच्चयों की संख्या कितनी है, 2। विभिन्न सहसमुच्चयों की संख्या इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। और कोटि ज्ञात करना बहुत ही सरल है, क्योंकि जितने अवयव हैं उतनी कोटि होंगी। अगर हमें अवयव की कोटि ज्ञात करनी है तो वो a की घात n बराबर e सूत्र से ज्ञात करनी है, अवयव की कोटि। ग्रुप की कोटि तो अवयव की संख्या कितनी है वो उतनी होगी। आयलर परमे, ये पर आयलर परमे और फर्मा परमे सीधे याद रखने, इनका कोई योग तो है नहीं ज़्यादा। यदि n कोई प्राकृत संख्या दी हुई है और कोई पूर्णांक e दिया हुआ है जो n के सापेक्ष क्या अभाज्य है, अभाज्य का मतलब इन दोनों में मैसा पर निकालेंगे तो 1 आएगा। तो a की घात फाई n का मान कितना आएगा, 1 आएगा। वो कब आएगा, मॉडुलस n संक्रिया लगाने पर। यह मॉडुलस का निशान है, मॉडुलस n संक्रिया हमने लगाई। मॉडुलस n का मतलब अगर योग या गुणा, क्योंकि इसमें संक्रिया पता नहीं है अभी, अगर योग या गुणा n या n के बराबर है तो शेषफल के रूप में उत्तर लिखना है। तो अगर 1 आ जाए तो वो आयलर पर में, यहाँ फाई n क्या है, आयलर फाई फलन है, ये फाई n क्या है, आयलर फलन है। फर्मा पर में क्या है, यदि p अभाज्य है, इसमें n तो क्या दिया हुआ था, हमें प्राकृत संख्या दी हुई थी, इसमें p अभाज्य और a कोई पूर्णांक है तो a की घात p का मान a होगा। वो भी कब होगा, मॉडुलस संक्रिया लगाने पर। इसमें तो 1 आना जरूरी है और इसमें a आना जरूरी है। आगे क्या है, एच जी का उपग्रुप है और एच और एच बी अगर बराबर दिया हुआ है, वाम और ये भी वाम है, कोई भी अलग टाइप का सहसमुच्चय, तो ए बी इन्वर्स क्या होगा, एच का भी होगा। इसमें सीधी सी लॉजिक सी बात ये है कि दोनों साइड में बी इन्वर्स लगा दो तो ए बी इन्वर्स बन जाएगा, तो ए बी इन्वर्स एच का भी होगा। और अगर ए एच और बी एच बराबर दिया है तो बी इन्वर्स लगा तो बी इन्वर्स ए क्या होगा, एच का भी हो जाएगा। अब क्या है, अगर इस प्रकार का कोई भी संबंध दिया हुआ है कि ए मॉडुलस संक्रिया के लिए बी के बराबर है, मॉडुलस एच संक्रिया के लिए बी के बराबर है, और ए बी इन्वर्स अगर एच का भी दिया है, तो इस प्रकार का कोई भी संबंध है वो तुल्यता संबंध होता है। हमें से दे सकता है असत्य कथन में 4 कथन दिए हुए होंगे और उसमें पता करना है कि कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ए बी इन्वर्स प्रकार का कोई भी संबंध है वो तुल्यता संबंध है। तो लांगराज, आयलर और फर्मा, इनके रूप याद रखने हैं। धन्यवाद।